तो जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल। तो आशा करते होंगे आप सब मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आप सब अपना पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज से हम अपना क्लास 12th का फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। और हमारा जो फिजिक्स में जितने भी इम्पोर्टेंट डेरिवेशंस होंगे, न्यूमेरिकल्स होंगे और जितनी थ्योरी होंगी और जो लगातार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, सभी को हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। आज जो हमारी क्लास रहेगी, आज बुक फर्स्ट का जो इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है वो हमारा चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। और ये जो हमारा आज का सेशन है, ये सेशन आप अंत तक बने रहिएगा। ये गारंटी देते हैं आपको बहुत अच्छा क्लास लगेगा। अगर आप हमसे जुड़ते हैं आज से हमारी फिजिक्स की इस क्लास में और एग्ज़ाम तक, तो हमें गारंटी देते हैं आपका 70 में से जो थ्योरी नंबर होता है, 70 में से आपका 65 और 65, 67, 68 एवं में आपका नंबर रहेगा। अगर आपने जितना मैंने पढ़ाया, अगर आप उतना ईमानदारी से मेहनत कर लिया तो। और आपका 30 नंबर प्रैक्टिकल में मिलेगा ही, तो आपका टोटल 90 प्लस नंबर फिजिक्स में होने वाला है। अगर आप आज हमारे साथ से जुड़िए, आज से लेकर के अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम 2025 के एग्जाम डेट तक, जब तक कि हमारा फिजिक्स का पेपर एंड ना हो जाए। तो चलो दोस्तों, इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। हम अपने क्लास को स्टार्ट करने से पहले कोई एक मोटिवेशनल कोट्स लेकर चलते हैं कि जिससे आपका भी इस क्लास में पढ़ने का मन बना रहे। तो ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त। हो चुका आगाज रड़का, युग बदलने की तैयारी है। हो चुका आगाज रड़का, युग बदलने की तैयारी है। इतिहास वही बनाएगा, संघर्ष जिसका जारी है। इतिहास वही बनाएगा, संघर्ष जिसका जारी है। तो मेरे भाई, इसी के साथ हम अपनी इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और एक कोशिश करेंगे कि आज की ये जो हमारी क्लास है वो क्लास बहुत शानदार बने। ठीक है, और आपको ये आशा करते हैं कि हम अच्छे से अच्छे कंटेंट लेकर आए हैं। आपको क्लास अच्छा भी लगेगा। आप लोग बस इस क्लास में बने रहिए और अपने दोस्तों के पास इस क्लास को शेयर जरूर करिए। ठीक है, तो चलो मेरे भाई स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं, एक मिनट, क्या क्या कंडीशनें हैं। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सबको। चलिए ठीक। एक मिनट रुक जाइए भैया। चलिए, चलो भाई, तो चलते हैं। आज की जो हमारी पहली टॉपिक है, वो हमारा पहला टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति के। चलिए, क्या है वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना। मतलब जो वैद्युत क्षेत्र की अक्षीय स्थिति है, उसकी अक्षीय स्थिति के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना हमें निकालना है, अर्थात ई का मान निकालना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और ये क्वेश्चंस बेहद सरल भी है। ठीक है, तो चलो भैया स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान से समझिएगा। देखो, जहां भी ना समझ में आप लोग आराम से बताते चलिएगा मेरे भाई। तो कलर चेंज कर लें, एक मिनट। तो चलो भैया, हम मान लेते हैं कि दो आवेश हैं। एक हमारा कोई आवेश है -q, और 2l दूरी पर, कितनी दूरी पर मेरे भाई, 2l दूरी पर कोई एक दूसरा आवेश रखा गया है +q पर। 2l दूरी पर एक दूसरा आवेश है +q, मतलब दो आवेश हैं। आर्यन यादव, हाँ सबको भैया गुड इवनिंग है। सब लोग क्लास में बने रहिए। क्लास को एक बार अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा और क्लास को लाइक और सब्सक्राइब जो नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। मैंने बोला -q +q आवेश है, इनके बीच की दूरी 2l है। ठीक है, चलिए हमने मान लेते हैं भैया कि इनके इन दोनों आवेशों के मध्य बिंदु O से, यहाँ से मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर, कितनी दूरी पर भैया,
स्मॉल आर दूरी पर कोई एक बिंदु P है, कहाँ से कोई एक बिंदु P स्थित है जहां पर विद्युत क्षेत्र के तीव्रता की गणना। आराम से बिल्कुल प्यार से समझते चलिए, क्या करना है, विद्युत क्षेत्र के तीव्रता की गणना करनी है। अच्छा भाई, अगर यहां से यहां तक की दूरी 2l है तो इसके इसके बीच की दूरी कितनी होगी मेरे भाई, l होगा, और इसके इसके बीच की दूरी कितना होगा मेरे भाई, l होगा। ये बात क्लियर है। अच्छा अब ये बताओ, माइनस क्यू से P के बीच की दूरी कितनी होगी। देखो माइनस क्यू से O के बीच की दूरी l है, O से P के बीच की दूरी r है, तो यहां से यहां तक की दूरी जोड़ दें, ये दूरी हो जाएगा r प्लस यल। कितना हो जाएगा मेरे भाई, r प्लस यल हो जाएगा। अच्छा प्लस क्यू से P के बीच की दूरी, देखो यहां से यहां तक के बीच की दूरी r है, यहां से यहां तक के बीच की दूरी निकालना है, यहां से यहां तक की यल है। अगर इतनी दूरी इसमें में से घटा दें, हम बोलेंगे कि यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वो r माइनस यल कितनी होगी भैया, r माइनस यल होगा। ठीक है। अच्छा सबको दिखाई दे रहा होगा भैया, अगर किसी को कोई दिक्कत होगा तो आप लोग बता दीजिएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब हम निकालते हैं, तो सबसे पहले हम चलेंगे, सबसे पहले हम क्या चलेंगे मेरे भाई, कि माइनस क्यों आवेश के कारण। सबसे पहले माइनस क्यों आवेश के कारण, तो लिखेंगे माइनस क्यों आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ध्यान से देखिएगा, हमने फार्मूला पढ़ा है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यों बटे में r स्क्वायर से। हम इस सूत्र से चलेंगे। इस सूत्र का मतलब है कि हमने पहले चैप्टर में बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाला था, जो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यों बटे में r स्क्वायर हमारा आया था। ठीक है, अब यही वाला मान उठा के यहां से चलेंगे इसी फार्मूले में। तो अगर माइनस क्यों आवेश के कारण चलेंगे तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है, और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारा कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, E2 मान लेंगे। तो ध्यान से समझिएगा, तो E1 बराबर हो जाएगा, E1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू तो वही रहने वाला है में दूरी, माइनस क्यू से P के बीच की दूरी कितना है, r प्लस यल। हम ले लेंगे r प्लस का यल, स्क्वायर है स्क्वायर कर लेंगे, तो दे देते हैं समीकरण नंबर 1। कितना दे देते हैं, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब आगे चलेंगे, थोड़ा आगे चलेंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखना। प्लस क्यों आवेश के कारण, अब लिखेंगे प्लस क्यों आवेश के कारण, प्लस क्यों आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा भैया, E2, तो सेम डायरेक्ट चीजें होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, आवेश भी वही होगा। अब कहोगे सर इसमें माइनस इसमें प्लस, देखो चिन्ह ए बताता है कि इन दोनों के बीच में क्या है, एक विपरीत आवेश है। ये क्या है भैया, विपरीत आवेश है, बस ये दर्शा रहा है। तो यहां पर अगर हम देखेंगे डिस्टेंस r माइनस एल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, r माइनस एल का होल स्क्वायर, और समीकरण नंबर इसको कितना दे देंगे, 2। अब भैया हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है E का मान। तो लिखेंगे बिंदु P पर, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता। तो परिणामी तीव्रता लिखेंगे तो हो जाएगा E बराबर E1 डिफरेंशिएशन E2, यहां से हो जाएगा E बराबर, क्या हम E2 माइनस, तो E2 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यों बटे में r माइनस का होल स्क्वायर, माइनस E1 कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यों बटे में r प्लस एल का होल स्क्वायर। बोलो इतनी बात क्लियर है भैया। नमस्कार, नमस्कार भैया।
क्लास डेली चलेगी, आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइएगा। तो हम अगली स्लाइड पे चले भैया, चलिए। तो यहाँ से, अच्छा यहाँ से एक बार देख लीजिएगा, यहाँ से कॉमन क्या मिलने वाला है, 1/4πε0 क्यू, और क्यू अपान 1/4 कॉमन मिल जाएगा। तो अगली क्लास में चलें, सॉरी अगली स्लाइड पर। तो ई बराबर हो जाएगा 1/4πε0 क्यू, और ब्रैकेट में आएगा 1/r-l का होल स्क्वायर माइनस 1/r+l का होल स्क्वायर। यहाँ से देख लो आराम से भैया, यहाँ से 1/4πε0 क्यू कॉमन हो जाएगा, ये चीजें हमारा बचेगा। तो यहाँ से देखिएगा भैया क्या क्या चीजें हो जाएगा, ई बराबर 1/4πε0 इंटू में क्यू। अगर हम इसको एलसीएम ले लें, एलसीएम लेंगे तो आएगा r-l का होल स्क्वायर, और एक में आ जाएगा r+l का होल। ठीक, अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा भैया, r-l से r-l कट जाएगा, बचेगा कितना, r+l का होल स्क्वायर बचेगा, बीच में माइनस, r+l से r+l कट जाएगा, बचेगा कितना, r-l का होल स्क्वायर। थोड़ा कलर व्हाइट ले लें यार आओ। तो ई बराबर हो जाएगा 1/4πε0 टू में क्यू, यहाँ पर देखो r-l का होल स्क्वायर है, r+l का होल स्क्वायर है, पहले कोष्टक में a माइनस मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है। हम इसको लिख सकते हैं r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत भैया, इतना लिख लिए। अब देखो ऊपर वाले का a प्लस बी और a माइनस बी का तोड़ देंगे, तो इसको तोड़ेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2rl माइनस, इसको करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, ये हमारा आ जाएगा। तो अगले आगे चले भैया, तो e बराबर आएगा 1/4πε0 क्यू। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसको हमारा ऐसे लिख लेते हैं r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो r स्क्वायर है, r स्क्वायर लिख दो, प्लस में l स्क्वायर लिख दो, प्लस में 2rl लिख दो। इस माइनस के अंदर गुणा कराओ तो माइनस r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, ये प्लस का 2rl हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस, r स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस कट जाएगा। क्या क्या बचेगा भैया, बचेगा e बराबर 1/4πε0 इंटू में क्यू, और क्या बचने वाला है मेरे भाई, और ध्यान से देखो यहाँ पर बचेगा हमारा 2rl तो दो कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4rl, और पूरे के बटे में अब देखो यहाँ से जो l स्क्वायर होगा ना वो r की तुलना में बहुत छोटा हो, यहाँ पे लिख देंगे, एक लाइन लिख देंगे, चूंकि l स्क्वायर जो है वो बहुत 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 छोटा होगा किसकी तुलना में, r स्क्वायर की। तो लगभग हम l को नगण्य मान लेंगे। तो यहाँ पर l स्क्वायर की जगह जब 0 हो जाएगा तो r स्क्वायर का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो होगा क्या, e बराबर 1/4πε0। अब थोड़ा ध्यान समझो, क्यू को अंदर ले चलते हैं, हम इसको लिख लेते हैं q इंटू 2l, और इंटू में यहाँ पर 2r बचेगा, 2r को अलग कर लेते हैं, पूरे के बटे में r के पावर 4 आ जाएगा। एक r से एक r बर्बाद, क्योंकि p बराबर होता है q इंटू में 2l। तो होगा क्या, p बराबर हो जाएगा 1/4πε0, इसकी जगह आएगा p, और यहाँ पे बचेगा 2 तो 2p हो जाएगा, और नीचे बचेगा r3। ये हमारा होता है अक्षीय स्थिति में फार्मूला, और मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। बोलो मेरे भाई, इतनी बात किसी कोई दिक्कत। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग है, सबको भैया नमस्कार है, सबको सादर प्रणाम है। आप लोग तैयार रहिएगा, प्रतिदिन क्लास आने वाली है, और मैंने बोला कि हमसे आज से एग्जाम तक जो हमारी क्लास में जुड़ता है, एक गारंटी देते हैं आपका फिजिक्स में 90+ नंबर रहने वाला है। ठीक है, आप लोग इसको नोट करिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत इजी डेरिवेशन है, हमें जहां तक अनुमान है कि 80 से 85% बच्चों को ये डेरिवेशन आराम से आता होगा। सबसे पहला चैप्टर का सबसे इजी डेरिवेशन है, और कई बार पूछ लेता भी है एग्जामिनर, तो आपको बहुत इजी है। यहाँ पर पहले स्लाइड में
दूसरे स्लाइड में ये है, आप इसको नोट कर लिए भैया, स्क्रीनशॉट ले लिए, आगे चलें। एक बार आप लोग बता दिया करिए भैया, बढ़िया है ना, सबको समझ में आ रहा है अपना। देखो आप लोग को कोई भी दिक्कत है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो चलते हैं अगले स्लाइड में। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्या भाई, एक मिनट तो धोखा अच्छी हो गया, अच्छी आ गया, निरक्षी। चलो भैया, ये हमारा है निरक्षी। क्या है, निरक्षी। कह रहा है कि निरक्ष स्थिति में दो ठो था, एक अक्षी था मेरा, एक क्या था, निरक्षी था। एक अक्षी था और एक निरक्षी। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं निरक्षी स्थिति। कोई दिक्कत परेशानी दुख तकलीफ भैया नहीं ना? चलिए तो यहां से चलते हैं भैया। चलिए देखिए, बहुत ध्यान समझिएगा। हम मान लेते हैं दो आवेश हैं, दो आवेश हैं, ठीक है सर, दो आवेश हैं तो ले लीजिए। एक आवेश है माइनस क्यू, ये रख दिया, और एक दूसरा आवेश है प्लस क्यू, ठीक है। इन दोनों के बीच की दूरी 2l है। कितना है भैया, 2l। इन दोनों के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर निरक्ष स्थिति में कोई एक बिंदु P स्थित है, जहां पर वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की गणना करें। कितने भैया, r दूरी पर निरक्ष स्थिति में एक बिंदु P स्थित है, जहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। आप लोग डायग्राम बनाओगे, एग्जाम में क्या लिखोगे मैं बोल रहा हूं, ध्यान समझना। लिखोगे माना दो आवेश माइनस क्यू और प्लस क्यू, जिनके बीच की दूरी 2l है, जो एक वैद्युत द्विध्रुव निकाय बनाते हैं। जो क्या बनाते हैं, एक वैद्युत द्विध्रुव निकाय बनाते हैं। दोनों आवेशों के मध्य बिंदु O से, मान लेते हैं कि हमारा मध्य बिंदु कितना है, वो है मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर निरक्ष स्थिति में एक बिंदु P स्थित है, जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ठीक है, चलो अब भैया ध्यान समझना, हम इसको यहां से मिला दें और हम इसको यहां से मिला दें। ठीक है, मिला दिए, मिल गई। अब ध्यान से देखो, ए आर है, अगर ये पूरी दूरी यहां से यहां तक दूरी यल है, 2l है, आधा बांटेंगे तो आधा दूरी कितना होगा भैया, एल एल में बढ़ जाएगा। चलो बटेगा कि नहीं बटेगा, बताओ, बढ़ जाएगा ना, एल एल। अच्छा, अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो ए वाला 90 डिग्री, ए वाला 90 डिग्री इसके लिए, इस वाले त्रिभुज के लिए एक कोण 90, इस वाले त्रिभुज के लिए 90, कर्ण लंब आधार, कर्ण लंब आधार दोनों के लिए आधार सेम है, तो आधार और लंब सेम है। लंब कितना है r, आधार कितना है l, कर्ण पता करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा के हम कर्ण पता कर लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण नहीं मालूम बबुआ, आधार कितना है, आधार यल है तो यल का स्क्वायर, प्लस लंब कितना है, आर का स्क्वायर। हम इसको लिख लेंगे आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, ए वर्ग हटा दो, ए अंडर रूट में लग जाएगा। तो कर्ण का मान कितना मिल गया मेरे भाई, ए वाला मान मिल गया आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर, मान मिल गया हमें आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर। अच्छा, माइनस क्यों आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 इधर होगा, और प्लस क्यों आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर होगा। ये भैया हमारा होगा E2। ठीक है, ये हमारा E2 हो जाएगा। अब इस रेखा के पैरेलल में एक रेखा हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ दो एंगल बनेगा, एक एंगल ए बनेगा, एक एंगल ए बनेगा, दोनों एंगल थीटा थीटा होगा। अगर हम इस पूरे एंगल की बात करेंगे तो पूरा एंगल कितना होगा मेरे भाई, 2 थीटा। ये पूरा एंगल कितना होगा, 2 थीटा। कितना होगा, 2 थीटा। थोड़ा चित्र देखते रहिएगा, कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा भैया। ठीक है, थोड़ा ज्यादा बन गया ऊपर तक ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं, तब भी उसको नीचे कर लें क्या, रुक जाओ रुक जाओ, कोशिश करते हैं नीचे आजा 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 आजा, हो जाएगा। चलिए ऐसे ठीक है, चलो सब कुछ ठीक है। चलो भाई, ये हमारा पूरा क्लियर हो गया। अब ध्यान समझना, अब हम चलते हैं, अब लिखेंगे क्या, माइनस क्यों आवेश के कारण, माइनस क्यों आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भैया हम E बराबर 1/2
4πε0 क्यू बटे आर स्क्वायर से चलेंगे। तो यहां से चलेंगे तो ध्यान से देखिएगा, थोड़ा गौर फरमाइएगा। E1 बराबर हो जाएगा 1/4πε0, क्यू अपनी जगह रहेगा, दूरी कितनी हो जाएगी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट में होल स्क्वायर। तो साफ करो, करते हैं ना आप लोग। हाँ चलिए भैया, जब स्क्वायर हटाएंगे अंडर रूट साफ हो जाएगा बाहर, तो आएगा मेरे भाई क्यू बटे में आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। माइनस क्यू के कारण चलें, अगर हम प्लस क्यू के कारण भागेंगे तो लिखेंगे प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु पी पर, बिंदु पी पर तीव्रता। तो भैया बिंदु पी पर तीव्रता सीधा लिख लें, E2 बराबर 1/4πε0 क्यू बटे में वही सेम चीज होने वाला है आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर और इस पूरे का होल स्क्वायर। यहां मिलेगा E2 बराबर 1/4πε0 क्यू बटे में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। इतना चीज मिलेगा। चले अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा भैया, अगर इतनी बातें क्लियर है। हाँ, अब यहां पर क्या होगा मालूम है, आपको कुछ नहीं करना है, अब परिणामी तीव्रता निकालना है। भैया सुनिए, थोड़ा गौर से सुनिएगा, गौर फरमाइएगा। आपको मैंने पढ़ाया होगा, आप वीडियो देखोगे तो मैंने पहला चैप्टर में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिणामी पढ़ाया है। परिणामी में 2 केस 3 केस होता था। अगर E1 E2 सेम डायरेक्शन में है बबुआ तो होगा E1 प्लस E2। अगर दोनों विपरीत डायरेक्शन में मेरे साथी तो E1 माइनस E2 होगा, मतलब डिफरेंशिएबल होगा। अगर मेरे प्यारे साथी, अगर E1 इस डायरेक्शन में है, अगर E2 किसी एंगल डायरेक्शन में है, तो इनके बीच की परिणामी गजब होती है। क्या होती है ये राज की बात है, किसी को बताना मत, ठीक है। तो मैं बताता हूं आपको, ध्यान से देखिएगा। तो यहां पर अगर हम चित्र में देखें तो चित्र में एक नई चीज दिख रही है। नई चीज क्या दिख रही है हमें कि E1 इधर है, ध्यान से देखो E1 इधर है, बोलो ना है कि नहीं है, बोलो ना है ना। E1 इधर है, E2 हमारा इधर है, ध्यान से देखो E2 हमारा इधर है। भैया इन दोनों के बीच का एंगल कितना बन रहा है 2 थीटा। इनके बीच का एंगल कितना बन रहा है 2 थीटा, मतलब इनके बीच में एंगल बन रहा है, परिणामी बन रही है। तो हम यहां पर परिणामी निकालेंगे, तो परिणामी कौन सा होगा, तो लिखेंगे, इतनी बात समझ में आ गई, लिखेंगे बिंदु P पर, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E बराबर E1 E2 2E1 E2 cos थीटा का स्क्वायर कर दो और ए आ जाएगा अंडर रूट में। चलते हैं अगले स्लाइड में। हमने लिया क्या, ध्यान से देखना, हमने लिया E बराबर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 ठीक है। हमने लिया 2E1 E2 cos थीटा और किस में लिया अंडर रूट। अच्छा भैया एक चीज थोड़ा यहां पर ध्यान से देखो, समीकरण 1 व समीकरण 2 को देखो, शायद दोनों समान हैं। तो लिखेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से जब थोड़ा ध्यान से गौर फरमाएंगे तो E1 जो है वो E2 के बराबर है और इन दोनों की वैल्यू 1/4πε0 और Q बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के बराबर है। और हम मान लेते हैं x, लेट यूज, हम E1 और E2 दोनों के बराबर में क्या मान लेते हैं भैया, x मान लेते हैं। तो अब जहां जहां E1 E2 है x उठा के थोप दो, तो रखेंगे E बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x x cos थीटा। व्हाट इज थीटा, व्हाट इज थीटा, थीटा क्या है,
थीटा है माइनस क्यू प्लस क्यू के बीच में बना कोण, कितना बन रहा है 2 थीटा। तो थीटा कितना होगा 2 थीटा, यहां रखेंगे 2 थीटा प्यार के साथ। आओ ई बराबर अंडर रूट एक्स एक्स जोड़ेंगे 2x² आएगा, 2x का गुणा कराएंगे 2x² आएगा, बचेगा कितना cos 2। आराम से आओ भैया, ई बराबर अंडर रूट, इन दोनों में से क्या कॉमन मिलेगा 2x² कॉमन मिलेगा, बचेगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा। अब थोड़ा ध्यान समझिएगा मेरे भाई, बिल्कुल आराम से समझिएगा। 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ठीक है, ई बराबर अंडर रूट में 2x² 1 प्लस, अब cos 2 थीटा बराबर होता है, हमने पढ़ा है cos 2 थीटा बराबर होता है, हमने पढ़ा है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहां पे रखेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1। देखो माइनस और प्लस कट जाएगा, तो ई बराबर आएगा अंडर रूट 2 दूनी 4x² cos स्क्वायर थीटा। यहां से बाहर क्या क्या लोगे भैया, बाहर आएगा 2x cos थीटा। चलो ठीक है, अच्छी बात है। 2 को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यक्स बराबर क्या माने थे, यक्स बराबर हम माने थे इतना, तो छाप दो यहाँ पर, लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे में r² प्लस l² के पावर में 1 लिख सकते हैं, इंटू कॉस थीटा क्या है, थोड़ा चित्र में चलते हैं मेरे भाई। कॉस थीटा अगर देखें तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कड़, तो कड़ ए है आधार ए है, तो यल बटे में अंडर रूट r² प्लस l², यहाँ लिखेंगे l बटे में अंडर रूट r² प्लस l, यहाँ पे लिख देंगे चूंकि cos थीटा बराबर l बटे में अंडर रूट r² प्लस l²। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा भैया, ई बराबर हो जाएगा 2 इंटू क्यू यल, यहाँ से देखिए ई बराबर हमारा यहाँ से हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो लिख लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ऊपर लिख लेंगे क्यू मल्टीप्लाई क्यू एल, 2 मल्टीप्लाई क्यू मल्टीप्लाई 2l, यार क्या लिख रहे हैं, जगह बेकार है, लिखेंगे क्यू मल्टीप्लाई 2l। नीचे ध्यान से देखना, नीचे थोड़ा गौर से देखना, r² प्लस l² इस पूरे के पावर में 1 है, इंटू 1/, अंडर रूट हटाएंगे तो r² प्लस l² के पावर में 1/2 लग जाएगा, जिसके अंडर रूट में रहता है भैया उसके अंडर रूट में पावर 1/2 रहता है। अब 1/2 और 1 देखो, अगर घात समान है तो घातें जुड़ जाती है, घातांक कड़ी का नियम है, तो 1 प्लस 1/2 जोड़ेंगे 2 1 2, 3 कितना आएगा 2 आएगा मेरे भाई, चलो तो 3/2 आएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, देखो एक किसके बराबर होगा, पी के बराबर हो जाएगा, बटे में ए हो जाएगा r² प्लस। अच्छा भैया एक चीज और यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देख लो कि भैया जो हमारा l है ना, जो l है, थोड़ा स्पेस कम है, यहीं पे कंप्लीट करना चाहता हूँ, जो l है वो बहुत बहुत छोटा है, तो जब बहुत छोटा है तो l² खत्म कर देंगे, तो इसको हम सीधा लिखेंगे r² के पावर 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, आएगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और p बटे में r³। यही होता है न्यूटन प्रति कूलाम मात्रक होगा निरक्ष स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसी कोई दिक्कत बताओ भैया, यहां तक नोट कर लीजिए, आगे चलें। यहां तक आप लोग फटाफट नोट कर लीजिए तो आगे चलें, यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं, चलिए हाँ ठीक है भाई, आशा करते होंगे कि दिखाई भी अच्छा से दे रहा होगा। चलो अगर नहीं दिखाई देगा तो इससे दूसरा कर लेंगे अभी। चलो आगे चलें, चलिए भैया।
चलिए तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है वैद्युत स्थितिकी में गॉस की प्रमेय लिखिए तथा उसको सिद्ध कीजिए। हमें गॉस के प्रमेय को बताना है, हमें गॉस के प्रमेय को बताना है और सिद्ध करना है कि गॉस का प्रमेय क्या होगा। ठीक है, अब गॉस का प्रमेय सबको मालूम होगा मेरे भाई, क्या क्या होता है गॉस का प्रमेय, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे गॉस, सबसे पहले हम लिखेंगे गॉस का प्रमेय। गॉस का प्रमेय लिखेंगे। देखो गॉस ने बोला था कोई एक बंद पृष्ठ होगा और उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो भी वैद्युत फ्लक्स की रेखाएं होंगी वो 1/ε गुना के बराबर होगा। तो सेम वही चीज लिखना है, लिखेंगे किसी बंद पृष्ठ से, लिखेंगे किसी बंद पृष्ठ से किसी बंद पृष्ठ से किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स, निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स उसके उपस्थित आवेश का, उसके उपस्थित आवेश का, उसके उपस्थित आवेश का 1/ε गुना होता है, 1/ε गुना होता है। इतनी बात क्लियर है भाई? अगर इतनी बात क्लियर है तो गॉस का प्रमेय लिखने के बाद कह रहा है इसका निगमन करो, तो हम लिखेंगे निगमन, लिखेंगे निगमन। आप लोग को एक बात बताएं, आप लोग को जितने लोग ने गॉस का प्रमेय बताया होगा निगमन करना, आपको बहुत डरावना मेथड से बताए होंगे कि अरे इसमें तो ये लगेगा ये लगेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत इजी मेथड में आपका गॉस का प्रमेय होगा। मतलब कोई इंटीग्रेशन नहीं, कोई कुछ भी नहीं, बिल्कुल नॉर्मली बेस पे होगा, विदाउट इंटीग्रेशन कोई अवकलन नहीं होगा। बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा। हम गॉस के प्रमेय के निगमन को स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं कि कोई एक स्थिर बिंदु आवेश है, ठीक है, एक कोई स्थिर बिंदु आवेश क्यों ले लेते हैं, यहाँ पर कोई एक स्थिर बिंदु आवेश क्या ले लेते हैं भैया, क्यों, ठीक, जिससे आर दूरी पर, जिससे स्मॉल आर दूरी पर आर त्रिज्या का एक बंद गोली पृष्ठ है। क्या है? स्मॉल एक स्थिर बिंदु आवेश क्यों से स्मॉल आर दूरी पर एक आर त्रिज्या का कोई एक बंद गोली पृष्ठ है, जहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना, यहां पर बात करें, यहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसकी आवेश से आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इतनी बात क्लियर है? तो चलो ध्यान से देखिएगा। लिखेंगे क्या, आप चित्र बनाओगे तो माना में क्या लिखोगे, लिखोगे माना एक स्थिर बिंदु आवेश क्यों, बोल रहा हूं लिख लो भैया, माना एक स्थिर बिंदु आवेश क्यों, माना एक स्थिर बिंदु आवेश क्यों जिसके चारों ओर, माना एक स्थिर बिंदु आवेश क्यों जिसके चारों ओर स्मॉल आर त्रिज्या का बंद गोली पृष्ठ है, स्मॉल आर त्रिज्या का बंद गोली पृष्ठ है, ठीक है। अब यह ध्यान समझिएगा, इस बंद गोली पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, तो लिखेंगे बंद गोली पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, लिखेंगे बंद गोली पृष्ठ से, बंद गोली पृष्ठ से, पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, गुजरने वाला फ्लक्स, तो बंद गोली पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा भैया, हमने पढ़ा है पाई इक्वल टू होता है ई ए कॉस थीटा, क्या पढ़ा है, ई ए कॉस थीटा। अच्छा, चूंकि चूंकि हमने ई बराबर पढ़ा है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे में आर स्क्वायर होता है, तो रख दो भैया। यहां पर देखना फाई इक्वल टू हो जाएगा ई की जगह
1/4πε0 क्यू बटे में आर स्क्वायर मल्टीप्लाई ए क्या है, ए किसी गोले का, भाई किसी भी गोला है उसका जो होगा क्षेत्रफल कितना होगा 4πr² कॉस थीटा, थीटा एंगल इज द बिटवीन, थीटा क्या होगा भैया, थीटा एंगल इज द बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। थीटा क्या होगा, ध्यान समझना, थीटा एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एंगल ऑफ बिटवीन, मतलब कि क्षेत्रफल सदिश के दिशा वेक्टर है और वैद्युत क्षेत्र की दिशा ई के बीच बना कोण थीटा होगा। भैया देखो एरिया वेक्टर भी इधर है, एरिया वेक्टर भी इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही हैं। जब कोई दो रेखाएं एक दिशा में बिल्कुल समानांतर चल रही हो तो उनके बीच कोई कोण नहीं बनेगा, जहां कोई कोण नहीं बनता वहां 0 डिग्री बनता है, तो कॉस 0 हो जाएगा। देखा r² से r² बर्बाद, 4π से 4π बर्बाद, काश 0 का मान कितना होए 1 होए, तो फाई बराबर क्या मिलेगा भैया, फाई बराबर मिलेगा 1/ε0 और इंटू में क्यों, शायद हमने यही पढ़ा है, लिखोगे यही गॉस का प्रमेय है, यही गॉस की प्रमेय है। बताओ भैया, मतलब इतनी सरल भाषा में प्रूफ हुआ है, बिल्कुल नॉर्मल भाषा में, कोई डेरिवेशन कोई कुछ नहीं। क्या कोई डेरिवेशन है इसमें, बताओ कि कोई भी डेरिवेशन है इसमें, ऐसा कोई भी डेरिवेशन नहीं है ना। अच्छा आप लोग को देख लें भैया क्या क्या क्या, चलो तो यहां तक हो गया भैया सबका। वाह यार इतना तुम लोग बोल दिए हो, हम तो पता ही नहीं चल रहा है। हम्म यार चश्मा में रीजन है ना कि यहाँ पे थोड़ा इतनी लाइट लगी है, अगर ये लाइट सीधा आंख पे जाएगा तो बहुत ज्यादा दिक्कतें होंगी। चलो अच्छा आगे चलें। अच्छा चलो भैया, चलो आप लोग की इच्छा है चश्मा हटा दिए, आप लोग के कारण आंखें खराब कर लेंगे, क्यों जी सही है। चलो तो हम अगला चलते हैं, अगली टॉपिक क्या है, ध्यान समझिएगा। अच्छा गॉस का प्रमेय क्लियर हो गया भैया, 5 नंबर का आता है, लल्लू सा क्वेश्चन 5 नंबर का देगा, देख लो तुम्हारे सामने है। आपको बहुत सारे टीचर्स पढ़ाएंगे डेरिवेशन से, कोई डेरिवेशन नहीं करना है यार, बिल्कुल 2 लाइन में प्रूफ कराए सबूत है आपके पास, देखो ठीक है। अच्छा चलो सर जी बीमा भी, चलो कोई दिक्कत नहीं, बीमा किसका बीमा यहाँ पे भाई, चलो देखो अभी जो भी क्लासेस हैं जहां पे बीमा बताने लायक रहेगा वहां पे हर चीजें बता दिया जाएगा, ठीक है। हाँ चलो आगे चलें, क्या कह रहा है क्वेश्चन, अनंत लंबाई, गॉस का अनुप्रयोग भैया रेखीय आवेश घनत्व से क्या तात्पर्य है बताना है, और अनंत लंबाई तार के कारण किसी बिंदु पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। आओ आराम से करते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, समय कुछ ज्यादा हो जाएगा, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। आप लोग एक बार क्लास को इस जबरदस्त तरीके से शेयर कीजिए, और कि हमें भी ना ऐसा जोश मिले कि पूछो मत पढ़ाने का, जैसे आप लोग को मोटिवेट होते हो तो हमें भी मोटिवेट मिले कि कम से कम क्लास में ऐसा लगे हाँ कि रियलिटी में क्लास चल रही है, इतने लोग हैं, ठीक है ना। तो आप लोग एक बार दबा के शेयर कीजिए, दबा के लाइक कीजिए, दबा के सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद क्लास को आगे कंटिन्यू हो रही है। तो चलो भैया आगे चलते हैं अगले की तरफ। अब हमें अनंत लंबाई की तार मान लेते हैं, कोई एक अनंत लंबाई की तार है, यही बना लेते हैं, यही आ जाओ, एक अनंत लंबाई की तार है, रुक जा, ये ले लिया, आराम से थोड़ा प्यार से लेंगे, ज्यादा नहीं जल्दीबाजी है, आराम से। एक स्मॉल एल लंबाई की अनंत लंबाई की तार है, स्मॉल एल लंबाई, ठीक। हम मान लेते हैं इससे स्मॉल आर दूरी पर कोई एक बिंदु पी है जहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना, ठीक है भाई। अच्छा अब मेरी बात थोड़ा सुनो, हम गॉस का अनुप्रयोग पढ़ने चले हैं,
हम एक बार कोई बात नहीं यार, चलो आज आज गड़बड़ हो गया, कल से नहीं होगा, कल एक्यूरेट टाइम चलेगा। ठीक है, थोड़ा कुछ रीजन आ गया था जो जल्दी चलाना पड़ा, हमें थोड़ा जल्दी जाना है कहीं एक जगह, इमरजेंसी, इसीलिए जल्दी आ गया। चलो देखो, हमने क्या बोला, स्मॉल आर दूरी पर कोई एक बिंदु पी है जहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करी। फास्ट रिवीजन टाइप में चलेगा क्लास है, आराम से बिल्कुल देखिएगा, नजरे स्क्रीन पर, नजरे स्क्रीन पर नजरें हटनी नहीं चाहिए। अगर आप नजरें स्क्रीन पर रखेंगे तो गारंटी में देता हूं कि आपको आज जितनी डेरिवेशन यहाँ पे कराया जाएगा, आप वो डेरिवेशन बिना बुक में देखे, बिना नोटबुक में देखे, आप अपने मन से कर सकते हो। बिल्कुल नजरें स्क्रीन पर देखिए, हमने बोला एक अनंत लंबाई की तार है जो स्मॉल एल लंबाई है, मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो कहानी क्या है, कहानी है कि हमें गॉस की प्रमेय से इसको प्रूव करना है। गॉस ने क्या बोला था मालूम है, गॉस ने बोला था कि हमारा नियम लगाना है, आप बेहिचक लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम नॉर्मल लगाइए, कोई एकदम प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक कंडीशन होनी चाहिए। कंडीशन क्या होनी चाहिए मालूम है, कंडीशन एक होनी ये चाहिए, कंडीशन एक ये होनी चाहिए कि भैया बंद पृष्ठ होना चाहिए। बंद पृष्ठ चाहे जैसा ले लो, चाहे गोली ले लो, बेलनाकार ले लो, घनाभाकार ले लो, आयताकार ले लो, त्रिभुजाकार ले लो, मतलब एनी वन बंद क्लोज सरफेस होना चाहिए बस। तो हमने बोला कि एक बंद सरफेस ले लेते हैं, यहां से मान लेते हैं भैया, यहां से हम बंद सरफेस ले लेते हैं, क्यों, एक हम सरफेस, कि हम एक बंद सरफेस की कल्पना किए हैं। क्या कर रहे हैं मेरे भैया, कल्पना कर रहे हैं। ये गॉस के थ्योरम के अनुसार, गॉस के थ्योरम के अनुसार हम बस बंद सरफेस की कल्पना कर रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं, ओनली फॉर कल्पना कर रहे हैं। अब आगे समझिएगा, ध्यान समझिएगा, लिखोगे, चित्र में लिखोगे, माना एक अनंत लंबाई की तार है, माना एक एल लंबाई की तार है, जिससे स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु, जिससे स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अच्छा, तार है कैसा, ये तार प्लस क्यू आवेश चार्ज है। तार पर कौन सा चार्ज है भैया, इस तार पर प्लस क्यू आवेश का चार्ज है, प्लस क्यू आवेश का चार्ज है। इतनी बात समझ में आई मेरे भाई, इतनी बात समझ में आई मेरे भाई। चलो, अगर इतनी बात समझ में आई, अब थोड़ा ध्यान समझना, इसका एरिया ये है। अच्छा, इसकी कितने सरफेस हैं, देखो, एक हमारा बंद गोली पृष्ठ है, ये बंद बेलनाकार पृष्ठ है, एक तो ये सरफेस होगा ऊपर का, एक ये सरफेस होगा, देखो यूं यूं यूं, ए सरफेस होगा, ए वाला सरफेस, एक तो ये सरफेस होगा φ1, एक इसके नीचे का सरफेस होगा, ये देखो, एक इसके नीचे का सरफेस होगा φ2, और एक ए पूरा सरफेस होगा, ये पूरा सरफेस होगा। मेरी हाथ को देखो और इस पेन को, ये हमारा क्या हो जाएगा भैया φ3। तो टोटल इसमें कितने सरफेस होंगे, टोटल इसमें कितने सरफेस होंगे भैया, टोटल 3 सरफेस होंगे। ठीक है, φ1 φ2 φ3, φ1 φ2 φ3। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक, यहां तक कोई दिक्कत किसी को भैया, बताइए, कोई दिक्कत नहीं ना, चलो हाँ, तो ठीक है भैया, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं, तो आगे चलते हैं। चलिए लिखेंगे, माना तार की स्मॉल एल लंबाई, हाँ अब लिखेंगे, स्टार्ट करते हैं इस डेरिवेशन को, बिल्कुल ध्यान समझिएगा, लिखेंगे माना तार की स्मॉल एल लंबाई, कौन सी स्मॉल एल लंबाई, ये जो तार की जितना हमने पृष्ठ बनाया है, इस पृष्ठ की जो लंबाई माने है तार की स्मॉल एल, तो माना तार की स्मॉल एल लंबाई में आर त्रिज्या का, स्मॉल एल लंबाई में स्मॉल आर त्रिज्या का एक बंद गोली पृष्ठ, एक बंद पृष्ठ, क्या है भैया, एक बंद पृष्ठ है। कैसा पृष्ठ है, बेलनाकार है, लिख लेना, बंद बेलनाकार पृष्ठ है। अब नीचे से इसको स्क्रॉल करके लिखेंगे, बंद बेलनाकार पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, बंद बेलनाकार, बंद बेलनाकार पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, गुजरने वाला। अच्छा एक चीज बताएं भैया, गुजरने वाला कुल फ्लक्स कितना होगा, अब थोड़ा देखो φ1 φ2 φ3 जो भी है नियर अबाउट, तो यहाँ पे लिखेंगे φ इक्वल टू φ1 φ2 प्लस का φ1 φ2 प्लस का φ3। एक चीज याद है, एक चीज आपको याद होगा कि आपको ए डेरिवेशन भी इंटीग्रेशन से करवाते हैं, भैया आप लोग क्लास में बने रहिए, देखो एक बार क्लास को मतलब इतना शेयर कीजिए कि और लोग आ जाएं। चलो, हमने बोला कि इसमें होगा क्या, एक चीज देखो, ध्यान थोड़ा देखो ध्यान से,
इसमें होगा क्या भैया मालूम है, इसमें कंडीशन ऐसी होगी कि आपको जो ये बंद बेलनाकार पृष्ठ है फाइव 1 फाइव 2 फाइव 3 ले लिया। अब देखो फाइव 1 है, फाइव 2 है, फाइव 3 है, तो यहाँ आप लिखेंगे फाइव बराबर, लिख लेते हैं ई ए कॉस थीटा, छोड़ देते हैं थीटा बाद में डिस्कस करेंगे, सब में ई ए कॉस लिख लो और प्लस ई ए कॉस लिख लो। अब देखो भैया इसका थीटा देखो वैद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में, फाइव 1 के लिए देखो एरिया वेक्टर ऊपर, एरिया वेक्टर ऊपर, ध्यान देखो मेरे हाथ को देखो, एरिया वेक्टर ऊपर, वैद्युत क्षेत्र इधर, थीटा कितना बनेगा देखो भैया, देखो थीटा कितना बनेगा 90 डिग्री। अगर ऊपर 90 है तो नीचे वाले भी 90 हो जाएगा। इस वाले के लिए देखो, देखो एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, वैद्युत क्षेत्र इसी डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन में पैरेलल चलेंगे, पैरेलल। जब पैरेलल चलेंगे तो जब कोई भी दो रेखाएं पैरेलल चल रही हो तो उनके बीच में कोई एंगल नहीं बनता, तो थीटा कितना होता है 0 डिग्री। ठीक बात है। चलो फाइव इक्वल टू भैया ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा ई ए। इतनी बात क्लियर है। अगर ये होगा तो मेरी बात थोड़ा ध्यान समझो, कुछ ध्यान से समझो। एक बेलनाकार पृष्ठ है और किसी भी बेलनाकार पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो किसके बराबर होता है, 2 पाई आर एल के बराबर होता है। तो फाइव इक्वल टू हो जाएगा ई मल्टीप्लाई 2 पाई आर एल, समीकरण नंबर 1। कितना मान लेते हैं, समीकरण नंबर 1। क्वेश्चनमा में है भैया कि एक अनंत लंबाई तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो गॉस की प्रमेय की सहायता से। क्वेश्चन का नाम यही है। कोई बात नहीं, अगली बार से जो पीडीएफ करवाएंगे वो बहुत अच्छा बनेगा। ठीक है, आज के लिए थोड़ा कष्ट है, इसके लिए खेद है। आगे देखते हैं। तो फाइव इक्वल टू आ गया। अब देखो भैया आप बिल्कुल ध्यान समझिए, पहला काम फाइव निकालो, दूसरा काम गॉस का प्रमेय रखो। अब लिखेंगे यहाँ पे गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से। आपको ये भी डेरिवेशन इंटीग्रेशन से मिला होगा, गॉस की प्रमेय से। तो गॉस की प्रमेय कहता है फाइव बराबर 1/एप्सिलॉन गुणे क्यू। फाइव का मान उठा के थोप दो तो रखेंगे ई इंटू 2 पाई आर एल बराबर 1/एप्सिलॉन 0 मल्टीप्लाई, यहां लिखेंगे समीकरण x, यहां लिखेंगे समीकरण x। आओ भैया अगले पेज पे चलते हैं। अब समीकरण 1 से तो हमने निकाला क्या, ई मल्टीप्लाई 2 पाई आर एल बराबर 1/एप्सिलॉन गुणे मल्टीप्लाई क्यू। देखो हमें ई का मान चाहिए तो इसको इधर ले चलो, तो ई बराबर हो जाएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन 0। यहां पर आएगा आर एल तो क्यू बटे में एल कर लो और 1/r कर लो। भैया चूंकि हमने रेखीय आवेश घनत्व तो लेमडा बराबर पढ़ा है, क्यू बटे में एल होता है। अगर इतना पढ़ा है तो ध्यान से देखो, ई बराबर हो जाएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ पे हो जाएगा लेमडा और बचे में क्या हो जाएगा आर। या हम इसी को एक रूप में और लिखेंगे, ऊपर नीचे 2 का गुणा कराएंगे तो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 लेमडा बटे में आर, मात्रक न्यूटन प्रति कूलम, मात्रक न्यूटन प्रति। बोलो इतनी बात क्लियर है, यहां तक है। देख लो भैया ये पूरा डेरिवेशन है आपका, देख लो मतलब कितनी इजी डेरिवेशन है। कोई दिक्कत दुख तकलीफ, विद्युत फ्लक्स सर सही से नहीं दिख रहा है, चमक रहा है क्या सर? अच्छा भैया एक मिनट, ऐसा है ना क्वेश्चन आप लोग कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन को आप लोग फोकस मत करिए। ऐसा है थोड़ा कि क्वेश्चन कोई पीडीएफ थोड़ा सही से नहीं है, क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ। कह रहा है गॉस की प्रमेय की सहायता से एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। एक कोई अनंत लंबाई का तार हो गया, इससे सीधे तार से निकट कोई एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मान लेते बिंदु P है, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी। आपको ये डेरिवेशन अधिकांशतः इंटीग्रेशन से बताया गया होगा, हम आपको विदाउट इंटीग्रेशन डेरिवेशन बताए हैं। ठीक है सर, बड़ा लिखिए। ठीक है भैया, ठीक है, बड़ा लिखेंगे। अब यहां तक नोट कर लीजिए, यहां हमारा फाइनल आया है ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 लेमडा अपान में आर। इतनी बात क्लियर है। चलो आगे चलें। लाइट ज्यादा हो गई है, क्या बात कर रहे हैं यार। कभी एक स्थिति ऐसी थी लाइट कम थी। चलो आगे चलें, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में, पहले इसको बाद में करते हैं,
ठीक है, पहले इसको करते हैं। कह रहा है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता की गणना कीजिए। समांतर प्लेट संधारित्र के धारिता की गणना कीजिए। धारिता की परिभाषा कह रहा है लिखने के लिए, उसके बाद धारिता की गणना कीजिए। अब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है अभी इसके बाद, ठीक है। अब धारिता की गणना देखो, धारिता अभी हम समझेंगे, उसके बाद हम समझेंगे इसकी धारिता निकालेंगे कैसे। तो पहले निगमन कर लेते हैं, हम धारिता के लिए सूत्र का निगमन करेंगे। तो ध्यान समझिएगा मेरे भाई, धारिता के लिए जो सूत्र का निगमन होगा, सी बराबर जो हम फार्मूला निकालेंगे क्यू ए अपान में डी। ठीक है, आप लोग बिल्कुल, हाँ हाँ हाँ, अच्छा जिसको कोई दिक्कत है अब थोड़ा बड़ा लिखेंगे, आप लोग बिल्कुल हेडक मत लीजिएगा मेरे भाई, ठीक है। हाँ चलिए, तो लिखेंगे धारिता का व्यंजक, हेडिंग लगाएंगे धारिता का व्यंजक। चलिए लिखेंगे धारिता का रुको भाई, आप लोग को दिखाई अच्छे से देगा, एक मिनट। चलिए, धारिता का व्यंजक। अब धारिता का व्यंजक के लिए हम मान लेते हैं दो प्लेटें हैं हमारे। कितने प्लेटें भैया? दो प्लेटें हैं। एक प्लेट एक्स है और एक प्लेट हमारा क्या है? वाई है। एक प्लेट पर प्लस चार्ज है और एक प्लेट पर कौन सा चार्ज है भैया? माइनस चार्ज है। जिनके बीच की दूरी कितनी है? स्मॉल डी है। ठीक है, हम इसको एक बैटरी से जोड़ देते हैं। मान लो इसको हम एक आवेश से जोड़ देते हैं, प्लस क्यू आवेश से हम इसको जोड़ देते हैं। और इसको क्या करते हैं भैया? इसको हम एक अर्थ द्वारा कनेक्ट कर देते हैं। को हम एक अर्थ द्वारा कनेक्ट करते हैं। इतनी बात क्लियर है? इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल ए आपका डायग्राम है, बना लो। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना है भैया? ए है। एक प्लेट पर प्लस क्यू, एक प्लेट पर माइनस, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल दी है। इतनी बात क्लियर है? तो यहां पर स्टेप ध्यान देना, इसको स्टेप वाइज करेंगे, 2 से 3 स्टेप में। सबसे पहला स्टेप, स्टेप फर्स्ट में क्या क्या करना है ध्यान समझिए। स्टेप फर्स्ट में लिखेंगे एक्स और वाई के मध्य विद्युत क्षेत्र। लिखेंगे एक्स और वाई के मध्य, वाई के मध्य विद्युत क्षेत्र। तो एक्स और वाई के मध्य विद्युत क्षेत्र क्या होगा? अब भैया विद्युत क्षेत्र के लिए फार्मूला होता है ई बराबर सिग्मा अपान में एप्सिलॉन जीरो। ई बराबर सिग्मा अपान में एप्सिलॉन जीरो। क्योंकि क्योंकि सिग्मा बराबर हम पढ़ते हैं क्यू बटे में ए, तो सिग्मा की जगह रख देंगे तो आ जाएगा ई बराबर क्यू बटे में एप्सिलॉन जीरो ए। आएगा क्यू बटे में एप्सिलॉन जीरो ए। ये हमारा स्टेप फर्स्ट में वैद्युत क्षेत्र निकल गया। अब लिखेंगे स्टेप टू में, स्टेप टू में चलेंगे, लिखेंगे प्लेटो, प्लेटो एक्स और वाई के मध्य विभवांतर। एक्स और वाई के मध्य विभवांतर, एक्स और वाई के मध्य विभवांतर। विभवांतर का फार्मूला v बराबर होता है ई इंटू डी। कुछ नहीं करना है भैया, ई का मान उठा के यहां से रख दो, v बराबर हो जाएगा क्यू एप्सिलॉन ए इंटू में डी। ये हमारा विभवांतर निकल जाएगा। अब आराम से आ जाओ स्टेप थर्ड में। स्टेप थर्ड में क्या निकालना है भैया? धारिता। तो धारिता C बराबर फार्मूला होता है क्यू बटे में भी, C बराबर क्यू बटे में भी। तो यहां पर अगर रख दें तो क्यू भी का मान क्यू बटे में एप्सिलॉन जीरो ए इंटू में डी। देखो क्यू से क्यू कट जाएगा, एप्सिलॉन जी ऊपर चला जाएगा, तो हमारा आ जाएगा C बराबर क्यू, एक मिनट, क्यू तो कट गया यार, क्यू लिख रहे हैं हम, हमारा एप्सिलॉन ए और बचेगा कितना? बटे में टी। यही हमारा फाइनल डेरिवेशन। बोलो यहां तक कोई दिक्कत इस डेरिवेशन में? एक बार नोट कर लीजिए भैया, इस डेरिवेशन में किसी कोई दिक्कत दुख तकलीफ बताइए फटाफट। हम्म,
चलिए भाई, कोई दिक्कत? तो आगे चलें। चलिए भैया, यहां तक हमारा हो गया है, आगे चलते हैं। अब इसी के साथ साथ एक क्वेश्चन पूछता है, यहां पर है कि आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ के लिए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। हम इसके लिए स्टार्ट करते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा भैया। हाँ चलिए, देखिए आराम से। यहां पर स्टार्ट करते हैं इसका निगमन। मान लेते हैं दो प्लेट हैं। कितने प्लेट हैं भैया? दो प्लेटें हैं हमारे। एक प्लेट एक्स है और एक प्लेट वाई है। सेम चीज करते हैं, इसको भी एक बैटरी से जोड़ देते हैं और इसको किससे जोड़ देते हैं भैया? अर्थ से जोड़ देते हैं। ठीक। और इस पर प्लस चार्ज आ जाता है, प्लस चार्ज, और इस पर माइनस चार्ज आ जाता है। अच्छा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इनके बीच में एक परावैद्युत पदार्थ रख देते हैं। इनके बीच में हमने क्या रख दिया? एक परावैद्युत पदार्थ रख दिया। मान लो ये हमारा परावैद्युत कोई पदार्थ है। ठीक, ये हमारा कोई एक परावैद्युत पदार्थ रख दिया। अब मेरे बात देखना भैया, इन इसके कारण इस पर ऋणावेश आ जाएगा, इस परावैद्युत पदार्थ के कारण, और इस पर हमारा धनावेश आ जाएगा। अच्छा, इसकी दूरी कितनी होगी भैया? दोनों प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी, और इस जो आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरे हैं, इसकी जो मोटाई होगी वो कितना होगा? स्मॉल टी। कितना होगा? स्मॉल टी होगा। और इसका जो एरिया होगा वो एरिया कितना हो जाएगा भैया? कैपिटल ए। तो इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर भैया? चलो, अगर इतनी बात क्लियर है तो आगे चलते हैं। ये हमारा पूरा डायग्राम है, ठीक है। दो प्लेट एक्स और वाई है, एक पर प्लस एक पर माइनस क्यू चार्ज है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी है। दोनों प्लेटों के मध्य एक परावैद्युत पदार्थ रख देने पर उसकी मोटाई कितनी हो जाती है? स्मॉल टी। और वायु में कितना हो जाता है? डी माइनस टी हो जाता है। हम स्टार्ट करते हैं आराम से, इसमें स्टेप वाइज स्टेप करेंगे भैया। सबसे पहले स्टेप फर्स्ट, बिल्कुल आराम से देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं, पूरा समझ में आएगा, गारंटी देते हैं। स्टेप फर्स्ट में क्या करना है? सबसे पहले लिखेंगे एक्स प्लेटो, प्लेटो एक्स और वाई के मध्य, प्लेटो एक्स और वाई के मध्य, प्लेटो एक्स और वाई के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र। अब भैया विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। एक्स और वाई के मध्य दो चीज है, एयर भी है और परावैद्युत। कितने में परावैद्युत है? बाकी एयर से है। तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले क्या करेंगे मालूम है? सबसे पहले हम लिखेंगे निर्वात के लिए। किसके लिए लिखेंगे? निर्वात के लिए। बात के लिए भैया, निर्वात के लिए लिखेंगे तो ई बराबर क्या हो जाएगा? ई बराबर पढ़े सिग्मा बटे में एप्सिलॉन जीरो। अब चूंकि सिग्मा किसके बराबर होगा? क्यू बटे ए के बराबर होगा, तो यहाँ पे रख देंगे तो हो जाएगा ई बराबर में क्यू बटे एप्सिलॉन जीरो ए। एक मिनट, ठीक है, ये हमारा ई हो जाएगा। हम इसको ई जीरो से दिखा देते हैं, ई जीरो से निर्वात के लिए। अब दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र परावैद्युत पदार्थ के लिए, परावैद्युत परावैद्युत पदार्थ के लिए, तो परावैद्युत पदार्थ के लिए निकालेंगे तो हो जाएगा ई, मान लेते हैं इसको, या ई डैश कर देते हैं। ई डैश बराबर हो जाएगा क्यू बटे में एप्सिलॉन जीरो ए मल्टीप्लाई क्यू। क्योंकि भैया परावैद्युत पदार्थ में के रख देंगे, बाकी काम हमारा कंप्लीट। ठीक है, हाँ। कौन कौन कमेंट कर रहा है भाई? एक मिनट, हाँ ठीक, हाँ चलो भाई।
हाँ, इतनी बात क्लियर है। चलिए अब ध्यान समझिएगा, ये हमारा निकल गया। अब लिखेंगे प्लेटों के मध्य, स्टेप 2 में चलेंगे भैया, स्टेप 2 में चलेंगे, स्टेप 2 में, स्टेप 2 में लिखेंगे प्लेटो, प्लेटो एक्स और वाई, प्लेटो एक्स और वाई के मध्य, वाई के मध्य विभवांतर, प्लेटो एक्स और वाई के मध्य विभवांतर। अब एक्स और वाई के मध्य हमें विभवांतर निकालना है, तो आराम समझिएगा, हमारा विभवांतर बराबर होता है v इंटू ई मल्टीप्लाई डी, फार्मूला होता है। तो सबसे पहले लिखेंगे निर्वात के लिए, किसके लिए लिखेंगे, निर्वात के लिए, आराम से देखिएगा, निर्वात के लिए जब चलेंगे तो v0 बराबर ई का मान निर्वात में कितना है, क्यू बटे में एप्सिलॉन 0 a, और निर्वात में दूरी कितना है भैया, अगर हमें टी है, देखो टोटल दूरी कितनी है, देखो यहां से यहां तक की दूरी डी है और इस बीच की दूरी टी है, अगर हम ये इतनी दूरी इसमें से घटा दें तो हमें दूरी मिल जाएगा, बोलो, तो बोलेंगे डी माइनस टी, कितना हो जाएगा, डी माइनस टी हमारा हो जाएगा। परावैद्युत के लिए, परावैद्युत पदार्थ के लिए, इसके लिए v डैश ले लेते हैं, बराबर में हो जाएगा क्यू बटे में एप्सिलॉन a के इंटू में टी, यही तो है क्यू, ई डैश का जो वैल्यू होगा वो हमारा यही होगा, उसके बाद ये हमारा हो जाएगा क्यू अपान में एप्सिलॉन 0 के इंटू में क्या हो जाएगा, हमारा टी हो जाएगा। इतनी बात किसी कोई दिक्कत नहीं भैया। चलिए ये हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, हम इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर, अभी स्टेप 2 तक हुआ है, ठीक है, आगे चलते हैं, लिखेंगे कुल विभव, लिखेंगे कुल विभव, कुल विभव हो जाएगा v बराबर v1 प्लस v2, v1 प्लस v2 की जगह हम क्या लिखेंगे भैया, v1 प्लस v2 की जगह हम क्या लिख लें, हम लिख लें v0 प्लस v डैश, v0 कितना है, क्यू बटे में एप्सिलॉन 0 a और d माइनस टी, प्लस में क्यू बटे में एप्सिलॉन 0 a इंटू में k इंटू में t, दोनों में से क्या कॉमन मिलेगा, दोनों में से कॉमन मिलेगा क्यू बटे एप्सिलॉन 0 a, यहाँ क्या बचेगा भैया, t माइनस टी बचेगा, प्लस में यहाँ बचेगा t बटे में k, ये हमारा निकल गया विभव। ये क्या निकल गया भैया, हमारा विभव निकल गया। कोई किसी कोई दिक्कत नहीं भैया, कमेंट, राइट सर, राधे सर, मूर्ति, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, गुड इवनिंग सबको, आराम से देखते रहिए। अब लिखेंगे भैया स्टेप 3 में, स्टेप 3 में चलेंगे, तो स्टेप 3 में लिखेंगे धारिता, धारिता C बराबर हो जाएगा क्यू बटे में भी, तो भी का मान उठा के यहाँ रख दो, क्यू बटे में भी की जगह रखेंगे क्यू बटे में एप्सिलॉन 0 a और ब्रैकेट में आएगा t माइनस टी, प्लस में t बटे में k। आराम से देखिएगा, इस क्यू से इस क्यू को काट देंगे तो C बराबर आएगा एप्सिलॉन 0 a ऊपर जाएगा और पूरे के बटे में आएगा कितना, t माइनस टी प्लस में t बटे में k, ये हमारा हो जाएगा आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखने पर धारिता, ठीक है, यहाँ पर है भैया, नोट कर लीजिए, बाकी यहाँ पर है और आधा डेरिवेशन यहाँ पर है। देखो हमने बोला ना स्टेप टू स्टेप फॉलो करो, अपने आप हो जाएगा, स्टेप टू स्टेप फॉलो करो, अपने आप हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, हाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ तक आप लोग नोट करिए एक बार, फिर हम आगे चलते हैं। एक बार नोट करिए भैया, जल्दी नोट करिए, तो पानी पी ले थोड़ा, ठीक है, पानी नहीं, सर एलो से लिखो, अच्छा हाँ यार, इसीलिए मैंने सोचा यार, मैं फिजिक्स का टीचर होकर हमें खुद कलर का ज्ञान नहीं है, फिर बाद में आया यार एलो
ज़्यादा बेस्ट होता है। आप लोग एक बार इसको करिए, आगे चले। तब अगला क्वेश्चन जो हमारा है, आगे है, इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। इसके अगला क्वेश्चन है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल। देखो 12, 15, 17 पूछा है। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है, बायो-सेवर्ट का नियम, वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। इसके बाद हमारा क्या है, वैद्युत परिपथ किरचॉफ, और हमारा है तुम्हारा व्हीटस्टोन सेतु। तो हम जितने भी क्वेश्चन है सब करने वाले हैं। समय थोड़ा ज़्यादा हो गया है आज, ठीक है, तब भी हम 4-5 डेरिवेशंस कंप्लीट कर चुके हैं। बस 1 मिनट समय दे दो, बस 1 मिनट। चलो ठीक है भैया, तो चलिए हम थोड़ा, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ये पूरा कंप्लीट है भैया ना, यहाँ तक ये किसी को कोई दिक्कत, दुख, तकलीफ? चलिए नहीं है। चलिए सर स्टेप 2, स्टेप 2, स्टेप 2, स्टेप 2, आजा 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 जान। स्टेप 2 ए है। देखो प्लेटो एक्स और वाई के मध्य विभवांतर। देखो विभवांतर बराबर होता है v बराबर ई इंटू डी। अगर हम निर्वात के लिए लेंगे तो ई होगा, और अगर हम परावैद्युत के लिए लेंगे तो ई डैश ले लेंगे। अब देखो ई निर्वात के लिए कितना था, ई का मान ए था, हमने रख दिया निर्वात के लिए क्यू अपान एप्सिलॉन 0 ए, और डी कितना है, डी माइनस टी, तो डी माइनस टी रख दिया, समीकरण नंबर 1 मान लिया। परावैद्युत पदार्थ के लिए मैंने ले लिया आराम से क्यू अपान एप्सिलॉन 0 ए इंटू के, क्योंकि हमारा यही मान था। और उसके बाद परावैद्युत पदार्थ की जो रखा था, इसकी जो पट्टी की मोटाई थी कितना था, टी था, तो इसकी दूरी कितना ले लिया, टी, समीकरण नंबर हमने ले लिया 2। ठीक है, इसके आगे कर दिया। अच्छा भाई, एक आराम से सुनिएगा, बहुत अच्छी मोटिवेशन है, ठीक है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। चलिए एक मिनट भाई, चलिए तो ध्यान से सुनिएगा, आपको अच्छा जरूर लगेगा। दरिया तेरी खैर नहीं, दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर दी है। दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर दी है। नादा न समझ मुझको, नादा न समझ इनको, लहरों ने बगावत कर दी है। नादा न समझ इनको, लहरों ने बगावत कर दी है। हम परवाने हैं मौत समा, हम परवाने हैं मौत समा, मरने का है खौफ कहाँ। हम परवाने हैं मौत समा, मरने का है खौफ कहाँ। रे तलवार तुझे झुकना होगा, रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर दी है। ले तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर दी है। तो मेरे भाई, आपको संघर्ष जारी रखना है। ये नहीं है कि आप इसी तरीके से, देखो आपका एग्जाम धीरे धीरे एक एक दिन नजदीक आता जा रहा है, ठीक है ना। तो चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। आप लोग बिल्कुल आराम से पढ़ते रहिए, आपको रेगुलर क्लासेस मिलेंगी, बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत नहीं है भैया, ठीक है। चलिए आगे हमारा क्या था, अनुगमन वेग, ठीक है भैया, अनुगमन वेग था। तो अब देखो मेरे भाई, आज का जो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन है। आज हमने कितना कंप्लीट किया एक बार देख लेते हैं पहले। जा 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 जा, जा। चलते हैं, आ जाओ भाई। देखो आज हमने कौन कौन सा टॉपिक क्लियर किया। हमने अक्षीय स्थिति किया, निरक्षीय किया 2, फिर 3, 4, 5, 6। भाई टोटल थोड़ा समय का खेद है, आज हमने 6 से 7 डेरिवेशन कंप्लीट कर लिए हैं, और इसके बाद 6 से 7 डेरिवेशन कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम कल इसके आगे लेकर के आएंगे, ठीक है, इसके आगे का कल लेकर के आएंगे। आप लोग बिल्कुल परेशान मत रहिएगा। तो जाते जाते एक बहुत अच्छी लाइन है, कोई शायर ने बोलकर गया था, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा इस लाइन को, कि हम भी एक परफ्यूम के खातिर चंदन छोड़ के बैठे हैं। हम भी एक परफ्यूम के खातिर चंदन छोड़ के बैठे हैं,
यानी एक दर्पण के खातिर यौवन छोड़ के बैठे हैं। यानी एक दर्पण के खातिर यौवन छोड़ के बैठे हैं। जिन उम्रों में यारो हमको अच्छा खासा होना था, जिन उम्रों में यारो हमको अच्छा खासा होना था, उन उम्रों में अच्छा खासा जीवन छोड़ के बैठे हैं। उन उम्रों में अच्छा खासा जीवन छोड़ के बैठे हैं। तो मेरे दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक रहने वाली है। सबको गुड इवनिंग, सबको शुभ रात्रि। हम मिलेंगे कल अपने सेम टाइम पर। और आप लोग इस क्लास को शेयर जरूर करिएगा। अगर कोई भी दिक्कत है कमेंट करिएगा, अगली क्लास में आपको इसका सलूशन भेज दिया जाएगा। तो सबको जय हिंद। सब लोग मेहनत करते रहिए। आशा मैं यही करूंगा कि आप लोग इस बार यूपी बोर्ड का टॉपर जरूर बनिएगा। ठीक है दोस्तों, तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।